ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। कल हमने प्रोफेशनल एथिक्स का डिस्कशन शुरू किया था एंड फर्स्ट शेड्यूल को डिटेल में डिस्कस किया। आज हम एज प्रॉमिस्ड सेकंड शेड्यूल के साथ शुरुआत करेंगे। वापस से एक ओवरव्यू देता हूं। सेकंड शेड्यूल में कल भी आपको बताया था 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 इज फॉर सीए इन प्रैक्टिस, पार्ट 2 सीए इन सर्विस के लिए नहीं है, ध्यान रखना, वो फर्स्ट शेड्यूल के केस में था। सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 इज फॉर ऑल द मेंबर्स, दैट इज मेंबर्स जनरली इस केस में एप्लीकेबल रहेगा। बट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है। पार्ट 3 जो है वो अदर मिसकंडक्ट रिलेटेड है। कल भी आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करके बताया था, वही आज रिवाइज कर लेंगे। पर आज का मेजर डिस्कशन जो होगा वो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अराउंड होगा। देखो बच्चों, नंबर ऑफ पेजेस अगर आप देखेंगे तो सेकंड शेड्यूल कंपैरेटिवली आपको छोटा लगेगा, बट एक्चुअली में ऐसे सिचुएशंस एंड केसेस कवर्ड है विच आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ। एंड ये क्लॉजेस इतने एक दूसरे से करीब नजर आएंगे कि कभी कभी डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम डिवोट कीजिएगा। हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन लेंगे आज ओनली एंड ओनली ऑन सेकंड शेड्यूल। अभी के लिए सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 का शुरुआत करते हैं, विच इज एप्लीकेबल फॉर सीए इन प्रैक्टिस। एंड इसमें सारे के सारे 10 सिनेरियोज विल बी रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो आइए सेकंड शेड्यूल का शुरुआत करते हैं। सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस आएंगे एंड एप्लीकेबल रहेगा सीए इन प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा पहला लाइन हमेशा जो स्टैंडर्ड आएगा यहां पर आएगा, अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही और शी। ये स्टैंडर्ड लाइन है। जो पहला क्लॉज है आज का, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। ये क्या बोलता है? इफ यू आर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स के दौरान बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, क्लाइंट से अक्वायर करते हैं, वो हमने किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, अगर क्लाइंट खुद परमिट कर दे तो बात अलग है, या सर लॉ का रिक्वायरमेंट है कि आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्जांपल, हम कंपनी के अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं और अगर आपको याद है क्या, if auditor has a reason to believe that a fraud has been committed or fraud is being committed against the company, तो 143 subsection 12 बोलता है अगर फ्रॉड का अमाउंट इंडिविजुअली 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड लॉ क्लियरली बोलता है कि सर उसमें प्रोसेस दिया है, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को कम्युनिकेशन जाना चाहिए। मतलब उस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच माना ही नहीं जाएगा, ऐसा माना जाएगा ये लॉ का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बट सर if it is not required by law, if it is not permitted by client, फिर भी आप किसी थर्ड पर्सन से ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप गिल्टी पाए जाएंगे अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1। रीड along with me what is clause number 1. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर आप डिस्क्लोज करते हो इंफॉर्मेशन जो आपने अक्वायर किया है इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। मतलब प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते वक्त आपने जो इंफॉर्मेशन गेन किया है, अगर आप वो किसी को डिस्क्लोज करते हो, किसको डिस्क्लोज करते हो? टू एनी पर्सन अदर देन द क्लाइंट, जिसने आपको एंगेज किया होगा। या सर क्लाइंट के आपको कंसेंट नहीं मिला है, क्लाइंट ने नहीं बोला है किसी और को डिस्क्लोज करने के लिए, फिर भी आप डिस्क्लोज कर दो तो प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, 2 सर्कमस्टेंसेस में ही ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, व्हेन इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्लाइंट ने खुद कंसेंट दिया है, इनको आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो तो ठीक है। सर लॉ का रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल सोचने का जरूरत नहीं है। पर अगर क्लाइंट ने कंसेंट भी नहीं दिया है या लॉ का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर भी आप किसी पर्सन के साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच माना जाएगा। देखिए, विदाउट द कंसेंट ऑफ योर क्लाइंट और अदर देन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब सर 2 सर्कमस्टेंसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं माना जाएगा। इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट तब आपने किसी को इंफॉर्मेशन शेयर किया है, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ तब सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप बिना कंसेंट के, बिना लॉ के रिक्वायरमेंट के किसी पर्सन से ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच माना जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सीए इन प्रैक्टिस के लिए। ध्यान रखना, यहां पर सीए इन सर्विस कवर नहीं होता है, बिकॉज पार्ट 1 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीए इन प्रैक्टिस। तो आप ये सोचेंगे तो क्या सीए इन सर्विस के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है?
है, पर पार्ट 1 में कवर्ड नहीं है, वो पार्ट 2 में आएगी, आपको बताएंगे डिटेल के अंदर, घबराइए मत। अभी के लिए सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का क्लॉज नंबर 1 इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। मीनिंग आपको अगर समझ में आया है तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करते हैं इस क्लॉज के अराउंड। स्पेंड 1 मिनट, रीड द क्लॉज वंस अगेन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधा पॉइंट नंबर एम को मार्क कर लीजिएगा। एक अच्छा सिचुएशन है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। Students may note that as per section 143 subsection 12, 143 अगर आपको याद है powers and duties of the auditor है, क्या क्लियरली बोला है कि भाई if auditor has a reason to believe fraud has been committed or is being committed against the company, तो सर उस केस में अगर फ्रॉड का अमाउंट इंडिविजुअली 1 करोड़ है उससे ज्यादा है तो हमें ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने प्रोसेस दिया है, इट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। प्रॉपर एक फॉर्म दिया है ADT4, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने लेटर हेड में डिटेल्स लिखने पड़ेंगे एंड रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू आपने ये कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ साथ में ईमेल भी करना पड़ता है, ये लॉ का रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच माना नहीं जाएगा। देखिए as per section 143(12), if auditor in the course of performing his duties has a reason to believe that there is an offense involving fraud, जो या तो हो चुका है या हमें लगता है हो सकता है, he should immediately report the matter to the central government within 60 days। एक्चुअली 60 डेज का क्राइटेरिया कैसा था? 2 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कमिटी या बोर्ड को कम्युनिकेट करो। उन्हें 45 डेज दिए थे रिस्पॉन्ड करने के लिए। उनका रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है तो 45 डेज के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको कम्युनिकेट करना होता है। तो 45 + 15 टोटल मिला के 60 डेज वहां से उन्होंने कैप्चर किया है। आई होप आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर पॉइंट नंबर एम समझ में आया होगा। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। 2 बात ध्यान रखना, या तो लॉ का रिक्वायरमेंट है तो सर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होगा, या क्लाइंट ने खुद कंसेंट दिया इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तब भी ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं माना जाएगा। वो एग्जाम के अंदर कोई भी केस ऐसा बिल्ड करके दे सकता है। एक बात और ख्याल रखिएगा, ये क्लॉज सीए इन प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल है, सीए इन सर्विस के लिए पार्ट 1 के अंदर कवर नहीं होता है। पार्ट 2 में एक स्पेसिफिक क्लॉज आएगा जो इनडायरेक्टली सीए इन सर्विस के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच को कवर करेगा, आपको अलग से बताएंगे और एक बार रिकनेक्ट करके भी दे देंगे। Can we go next? This is your part 1, clause number 1. Let's go to clause number 2. Interesting clause है। number 2 ढंग से देखिएगा। A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies or submits in his name, या तो खुद के नाम पे या फर्म के नाम पे एक रिपोर्ट या सर्टिफिकेट देते हैं। किसके ऊपर? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। मतलब समझिए, अज्यूम कीजिए आपने एक ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है, या तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन किया है या एज अ पार्टनर साइन किया है ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म। ऑडिट रिपोर्ट साइन किया फॉर अ कंपनी XYZ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हैं? XYZ के हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना तो आपने ऑडिट किए हैं, ना आपके पार्टनर ने ऑडिट किए हैं, ना आपके किसी एम्प्लॉय ने जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना तो उसने ऑडिट किए, ना ही किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने ऑडिट किए। मतलब बेसिकली आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे रहे हैं, जबकि आपने बराबर से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन भी नहीं किया है, या मे बी आपके पार्टनर ने एग्जामिन नहीं किया है, या आपके एम्प्लॉय ने किया होगा, आपने सुपरवाइज किया होगा, किसी और सीए को आपने काम आउटसोर्स कर दिया होगा, बट सर एटलीस्ट सुपरविजन तो आपका रहेगा। अगर इनमें से किसी ने भी ये चेक नहीं किया है, फिर भी आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे दिया है, इट इज बेसिकली आप अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं, सिर्फ रिपोर्ट साइन करने का पैसा ले रहे हैं, तो ये गलत सिचुएशन होगा। आप कवर किए जाएंगे क्लॉज नंबर 2 के अंदर। बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता है, लोग सीए बनने के बाद में सीओपी अप्लाई करते हैं, फिर सिर्फ रिपोर्ट्स पे साइन कर देते हैं और शायद एक्चुअली के अंदर एग्जामिनेशन करते ही नहीं है। ये गलत प्रैक्टिस है, क्लॉज नंबर 2 में कवर की जाएगी। आपको मालूम है, अगर सेकंड शेड्यूल में कवर हो रहे हो तो ये मैटर डिसिप्लिन कमेटी के पास जाएगा और आपका मेंबरशिप परमानेंटली जा सकता है, एंड द फाइन कैन बी अप टू 5 लाख रुपीज। कीप दैट इन माइंड। वापस से पढ़िए मेरे साथ में।
अगर आप सर्टिफाई करते हैं या सबमिट करते हैं अपने नाम पे या फर्म के नाम पे एक रिपोर्ट किसके ऊपर कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया है, अनलेस मतलब कब ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, अगर आपने खुद एग्जामिनेशन किया था। अगर आपने खुद एग्जामिनेशन किया है तो रिपोर्ट भी बना के दे सकते हैं, या हमें लगता है आपने खुद ने एग्जामिनेशन नहीं किया, आपके पार्टनर ने किया, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने नहीं किया, आपके पार्टनर ने नहीं किया, पर आपके एम्प्लॉय ने किया जो आपके फर्म में काम करता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। या सर किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने भी अगर ऑडिट किया है, आपने उसे रिव्यू करके साइन कर दिया है, ये भी एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आप खुद ऑडिट करते हैं फिर रिपोर्ट साइन करते हैं, नो प्रॉब्लम। पार्टनर ने ऑडिट किया, आपने साइन कर दिया, ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज एक्ट भी प्रोहिबिट नहीं करता है। आपके एम्प्लॉइज ने ढंग से एग्जामिनेशन किया होगा, आपने उसे रिव्यू करके साइन करके रिपोर्ट दे दिया होगा, उसमें भी दिक्कत नहीं है। किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने काम किया होगा, अब ये किसी और सीए इन प्रैक्टिस में ना दो सिचुएशन हो सकती है। ये कोई और सीए इन प्रैक्टिस को लेट्स से आपने थोड़ा काम आउटसोर्स किया होगा, उसने काम खत्म किया, रिपोर्ट बना के आपको दी, आपने उसको रिव्यू किया, आप सुपरवाइज करने के बाद अब फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट सुपरविजन आपका होना चाहिए। या सर ऐसे 299 हो सकता है, 299 मतलब जॉइंट ऑडिट वाला केस। अब याद है क्या, एक कंपनी के लिए फॉर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट 3 जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, तीनों का काम डिवाइड कर दिया। अब मान के चलो 2 जॉइंट ऑडिटर ने अपना काम किया, तीसरे वाले ने भी अपना काम किया, तीनों मिला के कंबाइंड रिपोर्ट दे रहे हैं और वो एक दूसरे का काम रिव्यू नहीं करते हैं, अगर आपको पता है ऐसे 299 में, तो ऐसा माना जाएगा हम रिपोर्ट में साइन कर रहे हैं जबकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने एग्जामिन नहीं किया है, बाकी 2 और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑडिट किया होगा, उस केस में आप गिल्टी नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए यहां पे जॉइंट ऑडिट वाले ऐसे 299 का रेफरेंस भी आना चाहिए। बच्चों ऑनेस्टली एथिक्स को सिर्फ इंडिविजुअली नहीं पढ़ा जा सकता है, एथिक्स के बहुत सारे सिनेरियोस को समझने के लिए आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स भी आने चाहिए। रादर सेकंड शेड्यूल में तो उन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का काफी ज्यादा रिलेशनशिप रहेगा जो आपको पता होना ही चाहिए। अभी के लिए कि आपको थोड़ा सा बात समझ में आया कि भाई कब हम गिल्टी नहीं होंगे। हमने रिपोर्ट साइन किया, ऑडिट हमने ही किया था, हमारे पार्टनर ने किया था, हमारे एम्प्लॉय ने किया था, या किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने किया है, हो सकता है उसका काम हमने सुपरवाइज किया होगा, या जॉइंट ऑडिट रहेगा तो उसका काम हम रिव्यू नहीं करेंगे, पर हम सब लोग मिलकर के कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट साइन करो और लेट्स से आप ढंग से एग्जामिनेशन ना करो, यू कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2। वापस से रीड कर लीजिएगा। अगर आप सर्टिफाई करते हो या सबमिट करते हो अपने नाम पे या फर्म के नाम पे रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप रिपोर्ट साइन करके दे रहे हो, अनलेस ये एग्जामिनेशन आपने खुद किया है या आपके पार्टनर ने किया है या आपके एम्प्लॉय ने किया है या अनदर सीए इन प्रैक्टिस ने किया है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? यहां पे आइए एक एक्सेप्शन को पढ़िएगा जो नीचे लिख करके दिया है। An exception can be made in respect of examination carried out by another CA in practice जब 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स एक जॉइंट असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट वाले केस के बारे में बात कर रहा है। आपको वापस से बोल देता हूं, जॉइंट ऑडिट का थोड़ा एक 2 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूं, क्विक रिवीजन, ताकि आपको थोड़ा कनेक्ट हो जाए चीजें। अज्यूम कीजिए कंपनी है XYZ, 3 ऑडिटर्स को हमने जॉइंट ऑडिटर 1, 2, 3 को कलेक्टिवली हायर किया कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका आप ऑडिट करेंगे। नॉर्मली इनको अलग अलग एरियाज अलोकेट किए जाएंगे, ये लोग अपने अपने अलोकेटेड एरियाज को ऑडिट करेंगे डिटेल में, एंड जनरली ये सब लोग एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे। क्या बना के देंगे? कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे। कंपल्शन नहीं होता है, ऐसे 299 बोलता है लेट्स से जॉइंट ऑडिटर 3 अलग रिपोर्ट देना चाहता है, सेपरेट रिपोर्ट देना चाहता है, जॉइंट ऑडिटर 3 चाहता है मॉडिफाइड रिपोर्ट देना, 1 एंड 2 देना चाहते हैं क्लीन रिपोर्ट। तो सर दोनों लोग जॉइंट ऑडिटर 1 एंड 2 कैन गिव अ क्लीन रिपोर्ट, 3 कैन गिव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट, दे कैन गिव अ सेपरेट रिपोर्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जनरली वो लोग कॉमन कंक्लूजन पे आते हैं। लेट्स से कॉमन कंक्लूजन पे आए, तीनों ने मिलकर क्लीन रिपोर्ट दिया। अब जब तीनों इस रिपोर्ट पे साइन कर रहे हैं तो वो अज्यूम कर रहे हैं ना, जॉइंट ऑडिटर 3 क्या अज्यूम कर रहा है? 1 एंड 2 में अपना काम बराबर किया होगा। 2 क्या अज्यूम करेगा? 1 एंड 3 ने काम बराबर से किया होगा। वो एक दूसरे का काम रिव्यू नहीं करते हैं, एक दूसरे के काम पे रिलाई करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ ICAI। इस केस में वो साइन तो कर रहे हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जबकि उन्होंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद चेक नहीं किया होगा। ये एक्सेप्शन में अब गिल्टी नहीं पाए जाएंगे। अगर एक केस बना करके क्वेश्चन दे दे
आपको लगेगा 299 पे क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन एथिक्स में आ सकता है अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? इतना समझ में आया आपको? और अगर जॉइंट ऑडिटर के केस में सेपरेट रिपोर्ट आती है, लेट्स से दो लोगों ने मिलकर क्लीन रिपोर्ट दिया, एक ने दिया मॉडिफाइड रिपोर्ट, तो वो सेपरेट रिपोर्ट्स दे सकते हैं, बट उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन करना चाहिए कि मेरी रिपोर्ट के अलावा दूसरा रिपोर्ट भी है, मेरी रिपोर्ट के अलावा दूसरा रिपोर्ट भी है, दोनों को अदर मैटर पैराग्राफ में सेपरेट रिपोर्ट्स का रेफरेंस देना पड़ेगा। ये 299 जब आप रिवाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? We're done with clause number 1 and clause number 2। मैं आपको ऐसे ही हर क्लॉज के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताते जाऊंगा। जब आपको समय मिले आप आराम से 299 के नीचे कुछ 2-4 पॉइंट दिए उनको रीड कर सकते हैं, बट पूरा 299 का जो क्रक्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? आगे बढ़े, चलिए वापस से हम कहां पर है? सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के किधर है? पार्ट नंबर 1 के अंदर। पार्ट नंबर 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? सीए इन प्रैक्टिस। उसमें पहला क्लॉज है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। तो ही केस अलाउड है when it is permitted by client, when it is required by law, other than that it will be a breach of confidentiality। नंबर 2, सर आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे रहे हो, सर्टिफाई करके दे रहे हो, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एग्जामिन नहीं किया है, आपके पार्टनर ने नहीं किया है, आपके एम्प्लॉय ने नहीं किया है, या सर किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने अगर चेक नहीं किया है, मतलब सर ये ऑडिट हुआ ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट बना के दे रहे हो, गलत काम है, क्लॉज नंबर 2 में पकड़ा जाएगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? क्लॉज नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को ये क्लॉज नंबर 3 एक्चुअली समझता ही नहीं है। इवन क्लॉज के अंदर जो गाइडेंस नोट का भी रेफरेंस दिया है ना, एक्चुअली उसके बियॉन्ड चीजें जा चुकी है। ये क्लॉज क्या बोलता है समझिएगा, सुनिएगा। हमने आपको कुछ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स पढ़ाए थे, अगर आपको याद रहेगा SAE 3400 क्या रहेगा? SAE 3400। दैट मींस योर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या हम अश्योरेंस रिपोर्ट दे सकते हैं? हाँ। अब याद है अगर आपको, सर इस केस के अंदर क्या होगा? कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ फोरकास्ट क्रिएट किया जाएगा। अब सर इसमें कोई गारंटी नहीं होती ना कि फ्यूचर में ऐसा इवेंट होगा कि नहीं होगा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जो ऐसे फोरकास्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं, प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, उससे आप चेक करते हैं, चेक करने के बाद अपना अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं। अब उस अश्योरेंस रिपोर्ट में आपने क्लियरली, अगर आपको याद होगा, एक बात लिखनी चाहिए, वी डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, कि 100% ऐसा होगा ये हम कभी अग्री नहीं करते हैं। रादर हमने क्या अजम्पशंस यूज किए थे एज अ मैनेजमेंट, जो हमने चेक किए होंगे उनका रेफरेंस अपने रिपोर्ट में क्लियरली देना चाहिए कि भाई क्या अजम्पशंस थे, किस बेसिस के ऊपर ये फोरकास्ट किया गया है, किस बेसिस पे प्रोजेक्शन बनाया गया है, और सर हम इसकी एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं करते हैं। ये क्लियरली हमें हमारी रिपोर्ट में लिखना चाहिए अगर हम ऐसे एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसा नहीं लिखते हैं दैट वी डू नॉट वाउच फॉर एक्यूरेसी, तो कहना इसे ऐसा माना जाएगा वी आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी, और अगर आपने ऐसा कर दिया यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये मैंने आपको SAE के 3400 वाला जो चैप्टर था उधर भी बोला था। एथिक्स के अंदर सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर एक क्लॉज नंबर 3 आएगा, पढ़िए मेरे साथ में। अ मेंबर इन प्रैक्टिस is deemed to be guilty of professional misconduct if he permits his name or name of his firm to be used in connection with, mark the word, an estimate of earnings। estimation है मतलब projection रहेगा, can I say which is contingent upon future transaction। और आपने इस तरीके से रिपोर्ट बना के दिया है कि लोगों को लगता है you are vouching for the accuracy of forecast। मतलब आप ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट बना के दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कभी भी यूजर्स को यह नहीं लगना चाहिए यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस फोरकास्ट। इसीलिए आपको क्लियरली बोलना पड़ता है वी डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस फोरकास्ट। अगर यह नहीं लिखा तो लोगों को शायद आप मिसलीड करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा अगर किया तो आप गिल्टी पाए जाएंगे अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3। इधर वो आपको SAE 3400 का रेफरेंस देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना अगर आपने इनडायरेक्टली वाउच कर दिया फॉर द एक्यूरेसी तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पार्ट बन जाएंगे। देखिए नीचे क्या बोलता है, एज पर ओपिनियन ऑफ द काउंसिल। जब उन्होंने स्पेसिफिकली गाइडेंस नोट बनाया था, मैंने आपको बताया भी था कि ओरिजिनली गाइडेंस नोट था, जब तक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं आ जाते, जैसे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे वो गाइडेंस नोट का रेलेवेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने आपको वो भी एग्जांपल दिया था, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो SAE 3420 में कवर था, जो पहले गाइडेंस नोट्स में आता था, बाद में सेपरेट स्टैंडर्ड बना दिया गया। सर
a CA can participate in the preparation as well as examination of फाइनेंशियल फोरकास्ट एंड रिव्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अपनी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करता है। क्या मेंशन करता है? फोरकास्ट के बेसिस क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, मेजर अजम्पशंस क्या है, एंड पॉइंट नंबर डी उसे लिखना पड़ेगा, ही डज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। इफ यू डू नॉट राइट दिस, ऐसा माना जाएगा यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, और सर उस केस में आप गिल्टी पाए जाएंगे अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3। देखो, क्या मैं ये अश्योरेंस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता हूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रिपोर्ट बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा दैट आप ये क्लियरली मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं दैट यू आर नॉट वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस फोरकास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा बिलीव दिया तो आप मिसलीड कर रहे हैं यूजर्स को, तब आप गिल्टी पाए जाएंगे। इस क्लॉज नंबर 1, 2, 3 क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लॉजेस थे। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 तुमने भाई ढंग से एग्जामिनेशन किया ही नहीं है, रिपोर्ट साइन कर रहे हो, नंबर 3 सर आप इनडायरेक्टली उनको मिसलीड कर रहे हो दैट यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, तो गलत पाया जाएगा। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस जेन्युइनली आ सकते हैं एंड काफी डिटेल में, काफी ज्यादा डिटेल में है, ढंग से पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए मार्क करके लाया हूं, थोड़ा आपका कंपनी ऑडिट का नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा। सेक्शन 141 कितना याद है आपको, चेक करते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगा आपको बताते जाएंगे। क्लॉज नंबर 4 इज इनडायरेक्टली और इंडिपेंडेंस क्लॉज। क्या बोलता है ये? सर हमने ऐसे एक बिजनेस का या ऐसे एक एंटिटी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करना चाहिए, उस पर ओपिनियन नहीं देना चाहिए अगर हमारा उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारा खुद का डायरेक्टली सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, रिलेटिव के थ्रू सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रहेगा, या तुम्हारे पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रहेगा, किसी भी केस में हमने ऐसे एंटिटी का ऑडिट नहीं करना चाहिए। कल भी आपको पढ़ाया था आप, सर याद है क्या, बिजनेस ऑक्यूपेशन वाला क्लॉज। आप डायरेक्टर बन सकते हो कंपनी में, पर उस डायरेक्टर के अंदर जब आप उस कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहे हो, ध्यान रखना हम उस कंपनी का ऑडिट नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसका ऑडिट भी करते हो, डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस इंपैक्ट आ जाएगा, गलत माना जाएगा। वैसा ही इंडिपेंडेंस वाला पार्ट यहां पर आएगा, और जब बात इंडिपेंडेंस की होगी तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 तो आएगा ही, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर दिया है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन आता है 141 सबसेक्शन 3 से। आइए पढ़ते हैं क्या बोलता है। A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he expresses his opinion। मतलब आप बेसिकली क्लियरली बोल रहे हैं ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये क्लियरली स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात कर रहा है क्या? हाँ, हालांकि बाद में डाउट रिजॉल्व करेगा और बोलेगा ये लिखा स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, बट ये टैक्स ऑडिट के लिए भी रेलेवेंट है, बट एक्चुअली जीएसटी ऑडिट के लिए भी रेलेवेंट है। आपको बाद में समझेगा कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसके अराउंड दिया है। हालांकि क्लॉज विल साउंड लाइक इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब अगर आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज जिसमें आपका खुद का या आपके फर्म का या आपके पार्टनर का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब सर ये क्लॉज तो बहुत सिंपल है, इस क्लॉज के अराउंड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमने कल आपको फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 11 में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वर्ड पढ़ाया था, याद है क्या? 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर, 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग अगर आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। वो डेफिनेशन सेम है यहां पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए, उन्होंने खुद बोला है, इस चीज को मार्क कर लीजिएगा। नंबर 3, for the purpose of this clause the expression substantial interest will have the same meaning जो हमने दिया था अंडर क्लॉज नंबर 11 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1। मतलब वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग जो है वो एकदम सेम रहेगा जो हमने कल पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 ऑफ क्लॉज नंबर 11 के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? अब थोड़ा आगे जाते हैं, डिटेल में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़नी पड़ेगी। एक बात समझिए, मैं अगर एक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा हूं, बट आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर रहा हूं। लेट्स से मैं
सीएफओ के साथ में एक पोजीशन होल्ड करता हूं जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं उन्हें इंटरनली खुद रिव्यू करते हैं। ये इंटरनल ऑडिट भी नहीं है, एक रिव्यू का मैकेनिज्म है। सर उस केस में ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये, जनरली अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लगेगा वो सीओपी होल्ड करने के लिए, क्योंकि याद है क्या, सीए इन प्रैक्टिस इफ यू वांट टू बी अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम एम्प्लॉई इन अ बिजनेस यू नीड अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द काउंसिल। तो पहली बात तो शायद आप सीओपी होल्ड भी नहीं करोगे। प्लस दूसरा चीज, आप उस पर ऑडिट रिपोर्ट साइन थोड़ी कर रहे हो, ध्यान रखना मेरा बात। यू आर वर्किंग एज ए एम्प्लॉई, उस केस में क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ये क्लॉज तब रिलेवेंट है जब मैं एज अ ऑडिटर उस कंपनी का काम कर रहा हूं और मेरा उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। देखो, दिस will not however apply to cases where such financial statements are prepared by the members in employment purely for the information of their employers। क्योंकि सर ये इंफॉर्मेशन बाहर थर्ड पार्टीज को, आउटसाइड पार्टीज को सबमिट नहीं होने वाला है। एज ए एम्प्लॉई अगर आप काम कर रहे हो तो क्लॉज ही रेलेवेंट नहीं है। कुछ चीजें मैं जो ढंग से पढ़ा रहा हूं इस क्लॉज में, सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हाईलाइट करके डिस्कस कर रहा हूं। एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, ये क्लॉज का रेलेवेंस नहीं है, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे आइए, कल भी आपको पढ़ाया था, याद है क्या? You were director of a subsidiary company. You were director of a subsidiary company or other way around. You were auditor of a subsidiary company. Can you become director of a holding company? उन्होंने बोला डायरेक्टली मना नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली you have to keep in mind कि भाई कॉन्शियसली आपको लॉ का स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करने का है। यहां पर सर पब्लिक को नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। सेम बात बोल रहा है, पब्लिक कॉन्शियंस इज एक्सपेक्टेड टू बी अहेड ऑफ द लॉ। हम एक्सपेक्ट करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस को ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लगाया जाएगा देन व्हाट लॉ रिक्वायर्स। किसी भी हद तक हमारे यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सेम चीज जो कल पढ़ी थी क्लॉज नंबर 11 में, वही एज इट इज लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये क्लॉज को रिवाइज करते वक्त बाजू में लिख लीजिए, रेफर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 11, उसके साथ में रिवाइज कीजिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग और बेहतर आएगा। दोनों थोड़े से इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ में, बहुत सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आगे आइए, देखिए काउंसिल ने यह भी डिसाइड किया, एक डिसीजन है, अ सीए शुड नॉट बाय हिमसेल्फ और इन हिज फर्म नेम एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ अ कॉलेज जहां पर वो पार्ट टाइम लेक्चरर जैसे काम कर रहा है। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली माना जाएगा, यू आर एसोसिएटेड विद द कंपनी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एज अ एम्प्लॉई। तो आप अगर कंपनी के एम्प्लॉई हो गए तो आपने उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए। या सर एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट जहां पे उसका पार्टनर इज ईदर एन एम्प्लॉई और अ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप या आपका पार्टनर उस ट्रस्ट से एसोसिएटेड है, उस कॉलेज से एसोसिएटेड है, तो उसका आप ऑडिट मत कीजिए, एकदम लॉजिकल है। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। अब यहां पर ना आगे कंपनीज एक्ट को लेके आएगा जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, आई एम गॉड डैम श्योर। कैन वी गो नेक्स्ट? चलिए आगे आइए। सम ऑफ द सिचुएशंस दैट मे अराइज व्हेन यू आर अप्लाइंग क्लॉज नंबर 4। चलिए क्या क्या है सर सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन से डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं। सर वेदर द मेंबर हिज फर्म पार्टनर रिलेटिव हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट दैट इज नॉट अ कंपनी। सर उस केस में भी अब सिंपल सिचुएशन, वो क्या बोलेगा, आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी बिजनेस में, ये बिजनेस ना लेट्स से सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, कंपनी नहीं होगा मान लेते हैं, स्टिल हमने उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए। कैन आई से सिचुएशंस दे रहा है। नंबर 1 काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है, क्या क्या क्लैरिफाई किया है, लिस्ट में हेडिंग पढ़ो, अपने आप समझ जाएगा। सर एंटरप्राइज या बिजनेस के अंदर मेंबर खुद एक ओनर है या उसका पार्टनर है, तो कहना इसे ऑब्वियसली हमने उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए, लॉजिकल है। नंबर 2, सर वेयर द पार्टनर और रिलेटिव हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सर ऑब्वियसली आपका खुद का इंटरेस्ट हो या पार्टनर या रिलेटिव का हो, तब भी आपने उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए, लॉजिकल है। आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आपको क्लियरली क्रक्स दे रहा हूं जो एकदम रैशनल है, लॉजिकल है। नंबर 3 पे आइए, वेयर मेंबर इज होल्डिंग, ढंग से पढ़ना, मेंबर इज होल्डिंग अ पोजीशन इन द कंपनी एज अ डायरेक्टर, या आप खुद एक ऑफिसर या एम्प्लॉई हो,
मतलब इफ आई एम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कैन आई बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी? ऑब्वियसली नॉट, लॉजिकली नहीं है, बिल्कुल भी बनना ही नहीं चाहिए। सर डायरेक्टर नहीं, मैं अगर इंपॉर्टेंट ऑफिसर हूं या एम्प्लॉय हूं, तब भी 141 खुद सबसेक्शन 3 मेरे को डिस्क्वालीफाई करता है टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। एंड ऑब्वियसली जब ऑडिट का बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट का 141 डेफिनेटली काम में आएगा। देखो खुद बोलता है 141 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, अगर आप कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय हो तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा 141 का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग आपको आता है, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देके क्लोज करूंगा। कैन वी गो नेक्स्ट? आगे आइए, एक चीज को मार्क कीजिएगा, ये जो बुलेट पॉइंट है ना इसे मार्क कीजिएगा। ऑल्दो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए। तो आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सर टैक्स ऑडिट कर रहे हो आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी ये 141 सबसेक्शन 3 वाली डिस्क्वालिफिकेशन रेलेवेंट बन जाएगी क्या? बिल्कुल हाँ। The provision of this section are not specifically applicable for the audit performed under other laws, like for example tax audit. Still the underlying principle of independence of mind will be applicable. मतलब उधर भी हम क्या मानेंगे कि आपने वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर आप उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो। लॉजिकल लगता है एकदम? नीचे आ जाइए। Where a member is not holding a position but he is holding a security or interest। याद कीजिएगा, अगर आपके पास में कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी इंटरेस्ट है, तो सर आप अगर खुद उसमें सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, अगर आपके पास एक भी इक्विटी शेयर है तो आप एलिजिबल नहीं है उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। ना कि सिर्फ आप, आपके अगर पार्टनर के पास भी एक इक्विटी शेयर है तो सर आपका पार्टनर और आप दोनों ही एलिजिबल नहीं होंगे। नंबर 2 क्लियरली बोलता है इफ यू हैव सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी यू आर नॉट अलाउड। अगला वाला देखिए, वेयर अ पार्टनर इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉई स्टिल नॉट अलाउड। या पार्टनर के पास कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट रहेगा स्टिल नॉट अलाउड। आपको याद है क्या? कंपनीज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव को अलाउ किया है। याद है क्या? रिलेटिव इज अलाउड टू होल्ड, word is relative is allowed to hold the shares up to the face value of 1 lakh। मतलब 1 लाख के फेस वैल्यू तक अलाउड है, उसके बियॉन्ड आपके रिलेटिव के पास में भी शेयर्स नहीं होने चाहिए। देखो, where the relative of the member is a director or is in employment तब तो अलाउड नहीं करेंगे, बट अगर रिलेटिव क्या है? होल्ड करता है एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी, तो ध्यान रखना उस केस में अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, अगर एक्सीड करता है 1 लाख फेस वैल्यू तो सर उस केस में भी डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। रादर लॉ बोलता है अगर वो 1 लाख का फेस वैल्यू क्रॉस हो जाए तो टेक अ करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज। इन रियलिटी ऑनेस्टली 1 लाख का फेस वैल्यू बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है लिस्टेड कंपनीज में। इसका लॉजिक ये था कि हो सकता है आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आने वाले लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी बिजनेस में और उन्होंने बहुत पहले कंपनी में शेयर्स परचेस किए होंगे, तब शायद आपने सीए शुरू भी नहीं किया होगा, फिर आप सीए बन गए, आपने ऑडिट करना शुरू किया, सेम कंपनी का ऑडिट आपके पास में आ गया कुछ साल के बाद में। नाउ दे हैव बीन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन अ कंपनी, जस्ट बिकॉज आप ऑडिटर बन गए उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों बेचना चाहिए? इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिलेटिव को अलाउ किया आपको द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। यहां पर ना इंटरमीडिएट में आईसीआई के कुछ आंसर्स है कि भाई हम एक कंपनी के ऑडिटर बनते हैं, ऑडिट बनने के बाद में हमारे स्पाउस के नाम पे उस कंपनी में शेयर्स खरीद लेते हैं, बट अभी भी ना 1 लाख का फेस वैल्यू क्रॉस नहीं किया, अलाउड है क्या? आईसीआई का आंसर बोलता है अलाउड है। बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियरली इनसाइडर ट्रेडिंग है। इफ यू बिकम ऑडिटर ऑफ बजाज फाइनेंस कैन यू आस्क और अलाउ योर स्पाउस टू अक्वायर शेयर्स इन बजाज फाइनेंस? बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, लॉजिकल नहीं है एकदम, वो लॉ का इंटरप्रिटेशन है। यू आर अलाउड टू होल्ड द सिक्योरिटी, उसका लॉजिक था अगर आपके किसी रिलेटिव के अंदर डेफिनेशन में आने वाले लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाल के रखा था, वो उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकता है। बाइंग सेलिंग अलाउड नहीं है, बाइंग सेलिंग अगर आप करोगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए। तो सर रिलेटिव के लिए 1 लाख तक अलाउड है, एक्सीडिंग अगर 1 लाख हो गया तो सर उस केस में आप क्या बन जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? आगे 2-3 चीज और पढ़ लीजिए, बिल्कुल बेसिक लेवल है। क्या सर जो मेंबर्स है जो ऑडिट कर रहे हैं क्या उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए? याद है क्या 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, हमने अगर कंपनी का ऑडिट करना है तो अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर है तो हम क्या नहीं होने चाहिए? इंटरनल ऑडिटर नहीं होने चाहिए। मतलब सेम कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर एक ही फर्म नहीं हो सकता है, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, गलत हो जाएगा। फिर देखिए इंटरनल ऑडिटर क्या नहीं होना चाहिए? टैक्स ऑडिटर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं ना जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको टैक्स
टैक्स ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी नॉर्मली इस पर्पस के लिए। सर इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट ऑल्सो बी द जीएसटी ऑडिटर। तो ये स्टैट ऑडिट, योर स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट तो अभी सब एंटिटीज के हिसाब से तो निकाल ही दिया, बट उनके लिए भी अगर आपको जीएसटी ऑडिट करना होगा तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करें तो बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 16 को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। 16 अच्छा है, मेरे को लगता है बढ़िया चीज है। इसमें कूलिंग पीरियड दिया है, ये रोटेशन वाला कूलिंग पीरियड नहीं है। ये कूलिंग पीरियड क्या बोलता है, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर थे और आप डायरेक्टरशिप छोड़ रहे हो, अगले साल इमीडिएटली ऑडिटर बन सकते हो क्या? नहीं, उन्होंने कूलिंग पीरियड 2 साल का दिया है, उसके बाद में ही आपने ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। A member shall not accept assignment of audit of a company for a period of at least 2 years जब उसका टेन्योर एज ए डायरेक्टर कंप्लीट होता है या वो रिजाइन करता है। मैं बजाज फाइनेंस में डायरेक्टर हूं, जब मैं रिजाइन करता हूं वहां से 2 साल तक मैं बजाज फाइनेंस का ऑडिटर नहीं बन सकता है। उसके बाद में अगर मैं क्वालिफाइड सीए हूं विद सीओपी या मेरा फर्म का पार्टनर हूं तो सर मैं बजाज फाइनेंस का ऑडिटर 2 साल के बाद बन सकता हूं। ये अलग कूलिंग पीरियड है, रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया? मेरे हिसाब से मैंने क्लॉज नंबर 4 को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया, बट 141, 144 थोड़े से कनेक्टेड सेक्शंस थे, आपको पता होने चाहिए। आपको एक 2 से 3 मिनट देता हूं, शांति से क्लॉज नंबर 4 को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये हमारे लिए इंडिपेंडेंस क्लॉज कहलाता है। बहुत सारे सिनेरियोज है, एमसीक्यू आ सकता है, इसीलिए डिस्कस किया। रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्लॉज नंबर 5 पे जाएंगे। डन, मजा आया? पहले 3 क्लॉजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फोर्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट ज्यादा कर लिया। आगे जाते हैं क्लॉज नंबर 5 एंड 6। ऑनेस्टली जब उन्होंने क्लॉजेस बनाए, उनका ऑब्जेक्टिव उन्हें डिफरेंशिएट करने के बजाय ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई किसी ने गलती की है, वो कवर होना चाहिए। अब वो अगर 5 से बच जाए तो 6 में कवर हो जाए, 6 से बच जाए तो 5 में कवर हो जाए, दैट वाज द थॉट प्रोसेस। अब अगर हम बैठ के डिफरेंशिएट करेंगे बहुत चैलेंजिंग होगा। बहुत बार काउंसिल के डिसीजन आप पढ़ोगे तो ये बोलते हैं यू आर गिल्टी, और वो खुद भी काउंसिल बोलता है बिकॉज ऑफ क्लॉज 5, 6, 7 ऐसा बोलेगा, या बोलेगा क्लॉज 5, 6 दोनों में कवर होते हो। क्योंकि इवन काउंसिल को भी, दैट इज कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, जब ये लोग डिसीजन देते हैं ऐसा हर बार नहीं बोल सकते ये सर्कमस्टेंसेस इसी क्लॉज में आएगा। हमारे आईसीआई का आंसर का एक्सपेक्टेशन कभी कभी ऐसा होता है, ये जरूर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कभी कभी आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में भी मल्टीपल क्लॉजेस मेंशन्ड होते हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब मैं अगले क्लॉज 5, 6, 7, 8 पढ़ा रहा हूं, दिमाग को ओपन रखिएगा, इंडिविजुअली समझने का ट्राई कीजिएगा। फिर जब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा कैसे सेम सिचुएशन में मल्टीपल क्लॉजेस आ सकते हैं और कैसे हमें कभी कभी स्पेसिफिक क्लॉज का ही आंसर देना पड़ेगा। वो मैं खुद आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चन साथ में बताऊंगा। पहले इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गो टू क्लॉज नंबर 5। 5 के अंदर एक वर्ड है मटीरियल फैक्ट, 6 में एक वर्ड है मटीरियल मिसस्टेटमेंट। 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पहले 5 पढ़ते हैं। देखिए 5 क्या बोलता है। A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to disclose, मतलब CA fails to disclose क्या सर? A material fact that is known to the CA, मतलब a member in practice is aware of a material fact, जो उसे पता है, जो सर डिस्क्लोज्ड नहीं है। किधर डिस्क्लोज नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइन। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो आप? कुछ डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था जो डिस्क्लोज नहीं किया है, आपको इसके बारे में पता है, आपको लगता है ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो क्या आपने इसे हाईलाइट करके अपनी रिपोर्ट में देना चाहिए? हां। अगर मैं मेरे रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज ना करूं तो क्या ना इसे आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस। थोड़ा सोचो, कोई अगर मटेरियल फैक्ट है, डिस्क्लोज होना चाहिए था, डिस्क्लोज नहीं है, इट इज एज गुड एज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
बट कभी कभी क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि यार ये हमें लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन 450 से आता है, जहां बोलता है एप्लीकेबल एफआरएफ ने जो बोला वैसा अकाउंटिंग नहीं किया, वैसा क्लासिफिकेशन नहीं किया, वैसा डिस्क्लोजर। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, अ सिचुएशन में साउंड मटेरियल, बट लेट्स से उसको आप मिसस्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपके रिपोर्ट में वो मैटर आना तो चाहिए, क्योंकि वो मैटर क्या नहीं है, डिस्क्लोज्ड नहीं है। इट इज एक्चुअली साउंडिंग लाइक अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट ये क्या बोलता है, भाई हमने वर्ड फैक्ट लिखा है, मिसस्टेटमेंट अगले क्लॉज में आएगा। तो मेजॉरिटी केसेस में क्लॉज 6 आता है, मेजॉरिटी केसेस में क्या आता है, क्लॉज 6 आता है, क्योंकि गलती है, नॉन डिस्क्लोजर इटसेल्फ इज अ मिस्टेक। आगे एक सेंटेंस पढ़ो सर, बट डिस्क्लोजर ऑफ दिस फैक्ट इज नेसेसरी इन मेकिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। मतलब ये डिस्क्लोजर नहीं किया तो मिसलीडिंग हो जाएगा, मतलब ये डिस्क्लोजर देना चाहिए था। तो कैन आई से, अगर मैं एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में एसोसिएटेड हूं, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में एसोसिएटेड हूं, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मैटर क्या नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर मैं उसे डिस्क्लोज ना करूं तो मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाया जाएगा। हां, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट रेलेवेंट होता है ऑडिट के अंदर। हो सकता है यहां पर आप ऑडिट ही नहीं कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एसोसिएटेड हो फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू, या एसोसिएटेड हो फॉर द पर्पस ऑफ अश्योरेंस, समझ रहे हो। इसीलिए ये मटेरियल फैक्ट आपके लिए वर्ड रखा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा तो बोलोगे मैं तो ऑडिट कर नहीं रहा था, मेरे लिए ऐसे 450 एप्लीकेबल नहीं है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये आर्ग्यूमेंट टेक्निकल ग्राउंड पे आ सकता है, इसीलिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट का अगला क्लॉज है एक मटेरियल फैक्ट के लिए जनरल क्लॉज बना दिया नंबर 5 में। तो अगर आप ऑडिट नहीं हो, कोई और एंगेजमेंट कर रहे हो, उसमें भी आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर आना चाहिए था जो नहीं आया है और आपके रिपोर्ट में भी नहीं आया है, तो कैन यू बी हेल्ड गिल्टी? यस, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो क्लॉज 5 का आना चाहिए। बहुत कम लोगों को ये पता है। आई बिलीव जब तक आप बहुत बार ये चीज रीड नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, आपको खुद इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करने में समय लगता है। पढ़िएगा मेरे साथ वापस से। सर देखो ढंग से पढ़ना, अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू फेल टू डिस्क्लोज। क्या सर? एक मटेरियल फैक्ट जो आपको पता है क्या? हां, बट वो क्या नहीं है सर? नॉट डिस्क्लोज है इन। अच्छा सुनो, अगर ये डिस्क्लोज होता तो ये मेरे ईओम में आ सकता था, पर ये क्या बोल रहा है? दिस मैटर इज नॉट डिस्क्लोज। तो ये ईओम वाला मैटर नहीं है। लोगों को लगता है ये मैटर ईओम वाला है, नहीं, ईओम के अंदर बोला था इट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दिस मैटर इज नॉट डिस्क्लोज। और देखो क्या बोलता है, इसका डिस्क्लोजर ना नेसेसरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के लिए क्या नहीं होंगे, मिसलीडिंग नहीं होंगे। एंड देखो क्या बोलता है, वेयर यू आर कंसर्न्ड विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये नहीं बोला एज अ ऑडिटर एसोसिएटेड हो, उसने क्या बोला है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में एसोसिएटेड हो। मतलब ये रिव्यू भी हो सकता है, अश्योरेंस भी हो सकता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है ना ये सिर्फ ऑडिट को कवर करेगा, कंपाइलेशन में भी आपको लगता है मटेरियल फैक्ट है, डिस्क्लोजर में आना चाहिए, आपने मैनेजमेंट को बोला, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, क्या नहीं से आपको तो डिस्क्लोज अपनी रिपोर्ट में करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब सुनिए, ये सिर्फ ऑडिट के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑडिट को तो अगले वाले में कवर कर लिया जाएगा। यहां पर ये सारे प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स में कुछ भी मटेरियल आपको मिला है जो आपने डिस्क्लोज करना चाहिए था पर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप गिल्टी पाए जाएंगे। एक बात सोचिए, एक सिचुएशन बोलता हूं, आगे बहुत सारे कवर ऐसे होंगे। आपने लेट्स से एक प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, उन प्रोजेक्टेड नंबर्स को चेक करना चाहिए था, और प्रोजेक्टेड नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्क्लोज नहीं है, कुछ अजम्पशंस डिस्क्लोज नहीं है, समझ रहे हो। आपने उसके ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट दिया है, क्या नहीं से आपने अपनी रिपोर्ट में बोलना चाहिए ना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है। अगर आप ये नहीं करते हो, कैन यू बी गिल्टी? यस, क्योंकि क्लॉज नंबर 3 तो सिर्फ वाउचिंग का एक्यूरेसी के ऊपर था। अगर मैंने ढंग से रिपोर्ट नहीं बना के दिया तो किधर कवर करोगे? क्लॉज नंबर 5 की वजह से आप गिल्टी हो जाएंगे। एंड सुनो, गिल्टी 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, वो सेकंड शेड्यूल में ही जाएगा, किधर? डिसिप्लिन कमेटी के पास में ही, सब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कवर होना चाहिए गलती अगर है तो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे आ जाइए सर। ऑब्वियसली इट मे बी ऑब्जर्व्ड that this clause refers to failure to disclose a material fact। अब obviously नीचे बात करेगा थोड़ा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ध्यान रखना इंटरप्रिटेशन के लिए द वर्ड इज प्रोफेशनल कैपेसिटी, इट कवर्स अदर एंगेजमेंट्स ऑल्सो। ऑब्वियसली अगर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पहले मटीरियल क्या है उसके लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मटेरियलिटी डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए SA 320 का रेफरेंस दिया है।
आगे बोलता है, ध्यान रखना सर, बैलेंस शीट पीएनएल दोनों अलग अलग चीजें हैं, कुछ चीजों का इंपैक्ट से पीएनएल में मिलेगा, बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। तो सर मटेरियलिटी को बहुत सोच समझ के अप्लाई करना, जनरल मटेरियलिटी यूज मत करना। इज दिस क्लियर टू यू? ध्यान रखना, इसमें आपके रिपोर्ट भी कवर होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी कवर होते हैं, जो आप अदर पर्पसेस के लिए भी दे सकते हैं, इनकम टैक्स पर्पस वगैरह। आई टोल्ड यू इट इज नॉट ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा कोई भी और असाइनमेंट हो सकता है। द वर्ड इज प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो भी काम आप लेते हैं, उसमें कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देना चाहिए था, आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो आप गिल्टी पाए जाएंगे। इस क्लॉज नंबर 5 का अंडरस्टैंडिंग क्लियर टू यू? अब 6 जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। देखो 6 मेरे साथ पढ़ो क्या बोलता है। इफ यू फेल टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इस बार वो स्पेसिफिकली वर्ड क्या यूज कर रहा है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना एसएस में डिफाइंड है, जो आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, इधर भी वर्ड क्या है? प्रोफेशनल कैपेसिटी, बट इधर वर्ड क्या है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ये इनडायरेक्टली ऑडिट के हिसाब से ही बात कर रहा है, बिकॉज ये वर्ड ऑडिट में सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है, बिकॉज आपका ओपिनियन बदल जाता है बिकॉज ऑफ द वर्ड मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सिंपल सा बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, आपने ये हाईलाइट नहीं किया, रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया। कैन यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस। इधर भी मटेरियलिटी बाकी सब चीजें सेम वैसे ही अप्लाई होगी जैसे 5 में अप्लाई होती है। मतलब 5 एंड 6 इंटरकनेक्टेड है, प्लीज समझिए। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर आपको लगता है कि ये मिसस्टेटमेंट नहीं होगा, बट इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, तो भाई वो मटेरियल फैक्ट में कवर हो जाएगा। तो फैक्ट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मिसस्टेटमेंट इज स्पेसिफिक। हो सकता है फैक्ट कैन बिकम अ मिसस्टेटमेंट, बट नॉट ऑल फैक्ट्स विल बी मिसस्टेटमेंट्स। ऐसा हो सकता है देयर इज अ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में फिट नहीं होता होगा, बट उसका भी नॉन डिस्क्लोजर गलती जरूर मानी जाएगी। इस 5 एंड 6 क्लियर टू यू? याद रखने के लिए 5 इज अबाउट मटेरियल फैक्ट, 6 इज अबाउट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? 2 मिनट स्पेंड कीजिए, 5 6 को पढ़ लीजिए, फिर आगे जाएंगे। देखो ये सेकंड शेड्यूल ना बहुत जल्दी खत्म होता है टेक्निकली, बट इधर ना बहुत एफर्ट डाल के समझने की जरूरत है। मतलब इट विल रिक्वायर मैक्सिमम 1.5 आवर कि हम पूरा सेकंड शेड्यूल को आराम से कवर कर लेंगे, डिटेल में, लिटरली डिटेल में कवर कर लेंगे, बट थोड़ा समय देना चाहिए। वो 1.5 आवर देना चाहिए, इसको 15-20 मिनट में खत्म करके फायदा नहीं है। ऐसा मत सोचो 10 क्लॉज छोटे छोटे जल्दी खत्म कर दो, उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। पढ़िए। आगे बढ़ेंगे। अगले वाला क्लॉज खतरनाक है, बहुत सारे आंसर्स में क्लॉज नंबर 7 आता है। 7 समझ में जरूर आता है, बट इवन ऑनेस्टली बता रहा हूं, केसेस में जब अप्लाई करते हैं 7 के साथ साथ में दूसरा क्लॉज भी आपको देखने को मिल सकता है। 8 7 साथ साथ में आ सकते हैं, कभी कभी 6 7 8 साथ साथ में आ सकते हैं। इट इज हाईली पॉसिबल। प्लीज समझिए, जब ये बनाया गया तो उन्होंने सोचा अगर आप गिल्टी हैं तो आपको पकड़ना जरूरी है, आपको पिनलाइज करना जरूरी है। वो ये नहीं सोच रहे थे आईसीआई के क्वेश्चन के लिए अच्छा आंसर में क्या कौन सा क्लॉज लिखेगा। They were not thinking like this. Their thought process was not from student point of view. Their thought process was from members point of view. तो प्लीज इंटरप्रिटेशन समझिएगा क्लॉज नंबर 7 का। 7 क्या बोलता है? इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया है या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, 2 वर्ड्स हैं, एक होता है ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं करना, एक होता है ग्रॉसली नेग्लिजेंट होना। अब ड्यू डिलिजेंटली का मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि भाई आप गलती कर बैठे, बट ये गलती इंटेंशनल नहीं थी। फॉर एग्जांपल सैंपलिंग लगाया, सैंपलिंग के अंदर थोड़ा सा हमको लगता है सैंपलिंग का मेथड इनअप्रोप्रिएट हो गया, सैंपल साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये आपने जानबूझ के नहीं किया, मे बी आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया यहां पे। डू यू गेट माय पॉइंट? इट कैन बी अंडरस्टूड कि तुम्हारी गलती तो हुई है, बट सर ये आपने ढंग से काम नहीं किया ड्यू डिलिजेंटली, इसलिए गलती हुई है। ग्रॉसली नेग्लिजेंट मतलब जब इंटेंशनल होता है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी एरिया में रॉम इज वेरी हाई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, तो उस एरिया को इग्नोर ही कर देते हो। मतलब उधर ना कंट्रोल टेस्टिंग करते हो, ना अमाउंट टेस्टिंग करते हो, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो। ये ग्रॉसली नेग्लिजेंट सिचुएशन है, जहां पे तुमको सब पता था प्रोसीजर लगाने चाहिए, तुमने वो जानबूझ करके प्रोसीजर नहीं लगाए, या क्लियरली तुम्हारा अप्रोच एकदम गलत है, ऑल्दो यू आर अवेयर ऑफ इट। कहना इसे तब हम बोलेंगे आप ग्रॉसली क्या हो? नेग्लिजेंट हो। अब थोड़ा सोचो, आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मालूम है,
फिर भी आपने मॉडिफिकेशन नहीं दिया, तो आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट ही हो गए ना। तो वापस से बता रहा हूं 6 एंड 7 ऐसा लगेगा सेम ही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कोई गलती को ओवरलुक कर देना मतलब ढंग से काम नहीं करना ही हो गया। आइए क्लॉज नंबर 7 पढ़िए। A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise ड्यू डिलिजेंस, मतलब ढंग से काम नहीं करते हो या ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो वाइल कंडक्टिंग योर प्रोफेशनल ड्यूटीज। अब सर यहां पे इंटरप्रिटेशन का गेम है। ग्रॉसली नेग्लिजेंट थोड़ा सीरियस माना जाएगा, ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया थोड़ा कम सीरियस माना जाएगा, पर गलती गलती होती है। अनइंटेंशनली कोई एरर वगैरह हो गया तो बोलेंगे तुमने ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया। इंटेंशनल लग रहा है, जहां पे क्लियरली पता है तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। सिनेरियोस अलग अलग है, सिचुएशन टू सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाया, डिसिप्लिन कमेटी बनाई है और यहां तो डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करेगी सेकंड शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी हो या नहीं। हम और आप बैठ करके बेसिक एक फैक्ट ऑफ द केस के बेसिस पे डिसाइड एक्चुअली में नहीं कर सकते। हम उतना ही डिसाइड करेंगे जितना आईसीआई को अपने आंसर में चाहिए। देखिए ढंग से 2-3 चीजों को पढ़िएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू ब्रिंग टू बियर ऑन द वर्क, जो आपने काम किया है उसके अंदर आप कॉम्पिटेंटली काम करें, केयरफुल तरीके से काम करें, कॉशियस तरीके से काम करें। हाँ हम मानते हैं ऑडिटर को डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है, ही इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। बट अगर कोई गलतियां मिले या सस्पिशन हो जाए कि गलतियां हो सकती है, तब तो डिटेल में चेकिंग करना चाहिए ना यार, तब तो आपको केयरफुली काम करना ही चाहिए। मतलब दोनों साइड बोल रहा है। हाँ भाई हम मानते हैं ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, बट स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग सस्पिशियस उसे कंप्लीटली ओवरलुक कर देना गलत माना जाएगा। देखिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज अ इंपॉर्टेंट टर्म जहां पर बहुत सारी जनरल चीजें आ सकती है। यहां पे फेयरली सीरियस केसेस ऑफ मिसकंडक्ट ग्रॉस नेग्लिजेंस में कवर होंगे। सिर्फ नेग्लिजेंस है तो बाय डिफॉल्ट ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होगा, मतलब छोटी मोटी नेग्लिजेंस को हम ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं बोलते हैं। इसीलिए तो सुनिए ना, डिसिप्लिन कमेटी के पास भी तो ऑप्शन है, या तो सिर्फ रिप्रिमांड कर दो मतलब वार्निंग देके छोड़ दो। तो आप जब अनइंटेंशनली गलती कर रहे हो, नेग्लिजेंट हो, तो शायद वो आपको वार्निंग देके छोड़ देगा। ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो तो सस्पेंशन हो जाएगा मेंबरशिप से, परमानेंटली भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कितना सिग्निफिकेंट गलती किया है। दिस इज योर क्लॉज नंबर 7। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको? मेरे हिसाब से सारे के सारे क्लॉजेस हमने अभी तक डिटेल में डिस्कस किए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 वाज योर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। नंबर 2, आप सर रिपोर्ट पे साइन करके दे रहे हैं जबकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ढंग से ऑडिट नहीं किया था, खुद ने नहीं किया, आपके पार्टनर ने नहीं किया, आपके एम्प्लॉय ने नहीं किया, या किसी और प्रैक्टिसिंग सीए ने ये ऑडिट नहीं किया था। तीसरा चीज, सर कोई ना कोई एस्टिमेशन है रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स विच इज कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, और आप इनडायरेक्टली ऐसा लगता है वाउच कर दे हो अबाउट इट्स एक्यूरेसी, तो आप गिल्टी पाए जाएंगे क्लॉज नंबर 3 में। नंबर 4 इज इंडिपेंडेंस क्लॉज। आपका, आपके फर्म का, आपके पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, फिर भी आप ऑडिट कर देते हो, सर गिल्टी पाए जाओगे क्लॉज नंबर 4 के अंदर। 5 इज अबाउट मटीरियल फैक्ट, जो डिस्क्लोज होना चाहिए था, जिसके डिस्क्लोजर नहीं होने की वजह से यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो सकते हैं, आपने भी ये मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, यू आर गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 5। नंबर 6 इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियरली मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप उसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में या अपनी किसी भी रिपोर्ट में, यू आर गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6। 7 बोलता है आप सर ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं करते हैं या ग्रॉसली नेग्लिजेंट अपनी ड्यूटीज को लेकर के, तो सर यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 7। आर यू कंफर्टेबल? आखिरी क्लॉज पे जाते हैं 8 पे, मतलब 10 क्लॉज हैं बट ये 5, 6, 7, 8 इंटरकनेक्टेड थे, वो इंटरकनेक्टेड वाला आखिरी क्लॉज है क्लॉज नंबर 8। 8 क्या बोलता है सुनिएगा। आपने सुना होगा ये बात, जब हम हमारा ओपिनियन फॉर्म करना चाहते हैं तो भाई आपको मालूम है हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब चेकिंग कर रहे हैं एंड ओपिनियन तक आ रहे हैं, क्या हमने वहां तक आने से पहले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए? बिल्कुल, इसके बिना हमने ओपिनियन नहीं अराइव करना चाहिए। तो अगर मैं बिना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए ओपिनियन दे दूं, विल आई बी हेल्ड गिल्टी? यस, इट इज एज गुड एज मटेरियल स्टेटमेंट तुमने इग्नोर कर दिए होंगे। कैन आई से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करना ओपिनियन तक आने के लिए, इट्स इनडायरेक्टली कुछ गलतियों को तुमने ओवरलुक कर दिया होगा। साउंड्स लाइक क्लॉज नंबर 6 ओनली, क्लोज है, या बोल दो ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, तुमने ढंग से काम ही नहीं किया, ढंग से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया। इसलिए 7 और 8 तो ऑलमोस्ट सेम ही साउंड करते हैं, बट एक्चुअली में समझिए वो हर तरीके से एक मेंबर अगर गलती कर रहा है उसे कैप्चर करना चाहते हैं, आपके आईसीआई के आंसर के हिसाब से नहीं सोच रहे थे। तो मतलब सर क्या ऐसा हो सकता है हमने ओपिनियन तक आने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया, तो सर हम गिल्टी पाए जाएंगे। ये है क्लॉज 8 का फर्स्ट पार्ट।
ये लॉजिकल है, पहले पढ़ो फिर सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करता हूं, वो ट्रिकी है। आइए क्लॉज नंबर 8 क्या बोलता है। A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information जो कि necessary है for expressing an opinion। मतलब मैंने इंफॉर्मेशन ही ढंग से सफिशिएंटली ऑब्टेन नहीं किया तो मैं सर ओपिनियन बराबर से दे नहीं पाऊंगा। तो कैन आई से ओपिनियन तो दे दिया पर ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं निकाला, कैन आई से कुछ गलतियां ओवरलुक हो सकती है। तो सर इस केस में तुम गिल्टी हो। और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इस बार ये मत सोचो अगर आप ऐसे बोलोगे तो हर ऑडिटर क्या बोलेगा अपने वर्किंग पेपर के थ्रू, हमने तो भाई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था। उल्टा सोचिए, लेट्स से आपने जो पार्ट को चेक नहीं किया, जो पार्ट को छोड़ दिया, मतलब ऐसा बोलिए कि हमने कुछ एविडेंसेस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए, कुछ हमको इमटेरियल लगे इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। जो आपने छोड़ दिया क्या वो एक्सेप्शंस इतने मटीरियल हैं कि हमने जो ओपिनियन दिया है ना इसे नेगेट कर देंगे? क्या कर देंगे? नेगेट कर देंगे। नेगेट कर देंगे मतलब नलीफाई कर देंगे। सुनिए, एक ग्रुप ऑडिट है। अब ग्रुप ऑडिट में हो सकता है ना सीएफएस के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर्स के एसएफएस इन्वॉल्व रहेंगे। आप कुछ कुछ सब्सिडरीज को बोलते हैं उधर अमाउंट इन्वॉल्व मटेरियल नहीं है, आपने उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ना तो आपने ऑडिट किया ना लेट्स से किसी और ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफर किया। अब अगर मैं बोलता हूं जो आपने छोड़ दिया वो एक्चुअली में इतना मटेरियल है कि जो तुमने चेक किया उसके बेसिस पे जो ओपिनियन दे दिया है वो गलत माना जाएगा। मतलब आपका जो प्राइमा फेसिया ओपिनियन था वो नेगेटिव हो गया है। क्यों हो गया नेगेटिव? क्योंकि आपने जो छोड़ दिया वो इतना मटेरियल है कि हम आपके ओपिनियन पे रिलाई नहीं कर सकते। रादर हमने बोलना चाहिए कि पहले वो पार्ट भी चेक करो फिर ओपिनियन दो। Can I say it is as good as अपने ढंग से काम नहीं किया? You are grossly negligent। पढ़िए सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्लॉज क्या बोलता है। और इट्स एक्सेप्शंस, मतलब जो आपने कवर नहीं किया है वो इतने मटीरियल है दैट दे नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। मतलब वो नेगेट कर देते हैं, मतलब उनको देख के लगता है शायद आपने ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए था। आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया और छोड़ करके क्लीन ओपिनियन दे दिया। एक्चुअली जो चीज छोड़ दिया वो इतनी मटेरियल है कि अगर वो चेक करते तो शायद आप ओपिनियन देते ही नहीं। तो मतलब सेकंड पार्ट बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट वी हैव नॉट चेक्ड इज सो मटेरियल दैट विल मेक अस नलीफाई आवर ओपिनियन, दैट मींस नॉट गिव आवर ओपिनियन। मतलब हमने दे दिया क्लीन, जो हमने छोड़ा अगर वो चेक किया होता शायद हम देते डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब क्या है? वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। क्या वो इतना मटेरियल है क्या? अगर हाँ तो सर उस केस में हम बोलेंगे आपने गलती कर दी है। आइए एक लाइन को पढ़िएगा। इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ सीए दैट अपना ओपिनियन देने से पहले वो सब कुछ चेक करेगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करेगा। सीए शुड नॉट एक्सप्रेस, नंबर 3 को पढ़िएगा, एन ओपिनियन बिफोर अक्वायरिंग द रिक्वायर्ड डेटा इन इंफॉर्मेशन। एंड जो क्लॉज का सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है? अगर इनएडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा की वजह से हमें लगता है आपकी रिपोर्ट सरकमस्क्रिप्ट हो जाएगी टू एन एक्सटेंट, मतलब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि भाई आप शायद ओपिनियन दे ही नहीं सकते हैं, मतलब शायद इनडायरेक्टली आपने क्या एक्सप्रेस करना चाहिए था? डिस्क्लेमर इन नो अनसर्टेन टर्म्स, मतलब क्लियरली बोलना चाहिए था। इधर डिस्क्लेमर होगा बिकॉज जो हमने छोड़ दिया है वो इतना मटीरियल है कि उसने हमारे ओपिनियन के एक्सप्रेशन को नेगेट कर देना चाहिए, नलीफाई कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इधर 705 का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है दैट सर हमने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए क्लीन या क्वालिफाइड दे दिया, जबकि एक्चुअली जो हमने छोड़ दिया वो अगर ढंग से चेक किया होता तो ये परवेजिव हो जाता, तो शायद हमने डिस्क्लेमर देना चाहिए था ना कि क्वालिफाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये 705 से इंटरप्रिटेशन आया है। इस क्लॉज नंबर 8 क्लियर टू यू? हमने अभी तक 5, 6, 7, 8 4 क्लॉजेस याद रखना। 5 इज मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं है। 6 मटेरियल स्टेटमेंट आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। 7 आप या तो ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे। 8 आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं लिया है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, या जो एक्सेप्शन है वो इतने मटेरियल है कि वो आपके ओपिनियन को क्या कर देंगे? नेगेट कर देंगे। ये चारों आपको पता होने चाहिए। आपको एक आध एग्जांपल दिखाएं इन चारों के अराउंड ताकि आपको थोड़ा सा समझेगा कि एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें साथ में आ सकती है। लेट्स रीड 1 और 2 केसेस। कुछ कोर्ट के डिसीजन लिख के दिए हैं, इसमें से मेरे को 2 केस बड़े अच्छे लगते हैं। एक है केस नंबर 2, से पढ़िएगा, देखो क्या बोलता है। कमिटी ने नोट किया
कि एक ट्रांजैक्शन हुआ था लैंड के रिलेटेड बिटवीन शिव दर्शन फर्म, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, एंड सिद्धेश्वरी डेवलपर्स। इन दोनों एंटिटी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये एक्चुअली में किसके बुक्स में आना चाहिए था? शिवदर्शन पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में आना चाहिए था, ना कि शिवदर्शन कंस्ट्रक्शन नाम से एक और अलग प्रोप्राइटी कंसर्न है। तो कहना इसे बहुत ही यूजलेस है। ट्रांजैक्शन दो एंटिटी के बीच में है, एंट्री थर्ड एंटिटी के अंदर किया है। समझ रहे हो मेरा बात? सर इसमें जो मेंबर इन्वॉल्व है उन्होंने शिवदर्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर रिपोर्ट दे दिया बिना बताए कि ये ट्रांजैक्शन इधर आया, जबकि ये ट्रांजैक्शन कहीं और आना चाहिए था। मतलब भाई सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाने का ट्राई कर रहे हो, मटेरियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट भी हो अपने काम के अंदर, या आपने ढंग से इंफॉर्मेशन लिया ही नहीं होगा अपने ओपिनियन तक आने के लिए। मतलब 6, 7, 8 सब अप्लाई हो सकता है। और काउंसिल का डिसीजन पढ़ो, सिंस द अमाउंट ऑफ द लोन वाज मटेरियल एंड द मेंबर फेल्ड टू सबमिट एनी एविडेंस कि भाई उसने क्यों इस चीज को क्वालिफाई नहीं किया, हेंस द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट द रेस्पोंडेंट इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड बिकॉज ऑफ विच क्लॉजेस, देखिए आप खुद, क्लॉज 6, 7, 8। अरे उनको फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन कौन से क्लॉज में आए, उन्हें फर्क क्या पड़ता है आर यू गिल्टी। एंड हो सकता है वो सेम केस मल्टीपल क्लॉजेस में फिट हो जाए, एक क्लॉज में फिट करना कंपल्शन नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत बच्चे फाइनल में ये गलती करते हैं। 6, 7, 8 तो ऐसे क्लॉजेस है जो बहुत ज्यादा साथ साथ में आते हैं। 7, 8 बहुत बार आपको साथ साथ में मिलेंगे, और कभी कभी दिमाग में आएगा जो 7, 8 में आ रहा है वो 6 में भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑडिट ही हुआ तो मटेरियल स्टेटमेंट भी होगा। तो भाई ऐसे आर्ग्यूमेंट में पढ़ो मत। ऐसे केसेस में अगर आपको लगता है तो आपने मल्टीपल क्लॉजेस मेंशन करने चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? एक और केस पढ़ते, केस नंबर 4। एक केस 4 में क्या हुआ था कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, कुछ सर्टिफिकेट्स बना के दे दिए, जिन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे बैंकर ने लोन दे दिया। सर्टिफिकेट के बेसिस में बैंकर ने क्या दे दिया? लोन दे दिया। बट कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो उसके सर्टिफिकेट में अजम्पशन क्या था, मिसिंग था। उन्होंने उस अजम्पशन को हाईलाइट ही नहीं किया, और वो अजम्पशन क्योंकि रिपोर्ट में प्रेजेंट नहीं था तो बैंकर ने कंसीडर नहीं किया, और बैंकर ने बिना उसको कंसीडर किए लोन दे दिया। बाद में जब पता चला कि डिफॉल्ट हो रहा है, थर्ड पार्टी जिसको लोन दिया था वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंकर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट केस फाइल करा दिया कि इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, इनके रिपोर्ट के चक्कर में हमने लोन दे दिया और अब हमारा लोन का एनपी हो गया है। Are you understanding this? तो इस केस में वो मेंबर गिल्टी पाया गया क्योंकि उसने अपने रिपोर्ट में बराबर से डिस्क्लोजर्स नहीं दिए थे। एक बार रीड कर लेते, 2-3 सेंटेंसेस समझ जाएगा। A CA in practice is clearly required to state उसके assumptions, उसके limitations in his certificate। इन्होंने 12 सर्टिफिकेट दिए जिसके अंदर उसने लिमिटेशंस और assumptions को मेंशन ही नहीं किया। कुछ भी अगर आपके काम से रिलेटेड लिमिटेशन है, अजम्पशन है, वो आपने बताना चाहिए। अगर आप वो नहीं बता रहे हैं तो जिसको रिपोर्ट दे रहे हैं उसे क्या समझेगा कि एक्चुअली आपके अजम्पशंस मिसिंग है या नहीं है। तो सर आपने 12 सर्टिफिकेट बना के दिए जिनमें लिमिटेशन अजम्पशन क्या थे, मिसिंग थे। एक सिचुएशन को पढ़िए। इन द इंस्टेंट मैटर the respondent did not disclose assumptions or limitation while issuing the certificates। moreover respondent ने किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन ही नहीं किया था कि एक्चुअली में ये assumption वगैरह मिसिंग है। consequently इससे एक मिसलीडिंग सिचुएशन आईडीबीआई बैंक के लिए क्रिएट हो गई, जिन्होंने लोन को अप्रूव कर दिया एंड बिना सोचे समझे लोन दे दिया। The respondent, while issuing the certificate, should have exercised diligence, and वो फेल होता है। कमिटी को लगता है रेस्पोंडेंट ग्रॉसली नेग्लिजेंट भी है अपनी ड्यूटीज के फुलफिलमेंट के अंदर, एंड उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन नहीं किया सर्टिफिकेट देने से पहले। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग था, न तो उसने वो ऑब्टेन किया, न अपने सर्टिफिकेट में मेंशन किया, और सर्टिफिकेट दे दिया बैंक को। बैंक ने उस बेसिस पे क्या दे दिया, लोन दे दिया। क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी है? यस। क्लॉज नंबर 7, 8 दोनों में। वही बता रहा हूं, इधर मल्टीपल क्लॉजेस का रेफरेंस आता ही है। आपके सामने डिसीजंस है, उनके अंदर उन्होंने खुद मेंशन किया है मल्टीपल क्लॉजेस को, तो आप उसका स्ट्रेस कम लें और क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करें। एथिक्स में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक बार रिवीजन हो गया, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस पे आपने दम लगाना चाहिए। अभी गुड, वी डन विद फर्स्ट 8 क्लॉजेस, 2 मोर टू गो इन पार्ट 1। क्लॉज नंबर 9 क्या बोलता है? बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। 9 क्या बोलता है कि भाई जब आप अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब ये
एक्सपेक्टेशन है इंडिया में जब हम ऑडिट कर रहे हैं, वी शुड डू द ऑडिट एज पर एसेस, या गाइडेंस नोट्स जो अप्लाई किए वो हमने फॉलो करने चाहिए, जो स्टेटमेंट्स दिए हमने वो फॉलो करने चाहिए। मतलब देयर आर जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, हमने वो कंप्लाई करने चाहिए। अगर हम उनसे डिपार्ट कर रहे हैं, मतलब उन्हें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमने बताना चाहिए ना कि हम क्यों उनसे डिपार्ट कर रहे हैं और कहां कहां डिपार्ट कर रहे हैं, ये हाईलाइट करना चाहिए। तो यहां क्या बोलता है, चलो तुमने डिपार्ट किया तो किया, पर तुमने उसको रिपोर्ट भी नहीं किया, डिस्क्लोज भी नहीं किया दैट भाई इस केस में हमने ये ऐसे को कंप्लाई नहीं किया है। क्यों कंप्लाई नहीं किया? सिचुएशन अलग होगी, इधर अलग सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, एटलीस्ट हमने हाईलाइट तो करना चाहिए। सो इफ अ मेंबर इन प्रैक्टिस फेल्स टू invite attention to a material departure from generally accepted, mark the word, ऑडिट प्रोसीजर्स जो एप्लीकेबल नॉर्मली होते हैं। अगर आप ऐसे जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर से डिपार्ट करते हैं और ये हाईलाइट भी नहीं करते कि हमने डिपार्ट किया, डिपार्ट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। डिपार्ट करने के साथ साथ आपने बताना चाहिए कि भाई हमने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, क्यों फॉलो नहीं किए। इफ यू फेल टू इनवाइट अटेंशन तो हम बोलेंगे यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 9। अब यहां पर उन्होंने एक दो एग्जांपल लिख के दिए हैं कि भाई पहले तो ये जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर विल डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस। जनरली हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आते हैं, हमारे गाइडेंस नोट्स आते हैं, टेक्निकल गाइड्स आती है, स्टेटमेंट्स विच आर कंपल्सरीली मेड एप्लीकेबल वो सब आते हैं। इनमें से किसी से भी अगर हम डिपार्ट करते हैं तो हमने बताना चाहिए कि हम डिपार्ट कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं बताते हैं तो हम गिल्टी पाए जाएंगे। कुछ रेफरेंस के लिए चीजें दी है, आप रीड कर सकते हो कि भाई आज की तारीख आपको मालूम है लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है तो वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना ही चाहिए आपके पास में। ये सब चीजें एसेंशियल है। आगे एक एग्जांपल दिया है जो मैं आपको चाहता हूं बताना, 19.65 पे आई है, एक इंस्टेंसेस लिख करके दिए हैं। नंबर बी पढ़ लीजिए जो मेरे को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। मान लो एक बैंक ने आपको हायर किया कोई एक स्पेसिफिक पर्पस का एंगेजमेंट फुलफिल करने के लिए। अब बैंक ने ना अपने खुद के रूल्स बना के दिए होंगे कि आपको काम करना है, इन रूल्स के हिसाब से काम करना है। तो सर हो सकता है जो हायरिंग अथॉरिटी है उसने कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर बनाया है जहां हमको बोला है आपको इन रूल्स के हिसाब से काम करना है, हम उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। बट उस केस में हम क्या एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को डिपार्ट करेंगे? यस, हमने इन्वाइट करना चाहिए, अटेंशन बताना चाहिए कि हमने भाई इनको फॉलो नहीं किया है, जो बैंक ने हायरिंग अथॉरिटी ने हमको जो रिकमेंडेशन दिया हमने उनको कंसिडर किया है। देखो, इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, रूल्स और प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग सच ऑडिट मे बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रूल्स। मेंबर्स ने क्लियरली बताना चाहिए कि हमने यहां स्पेशल प्रोसीजर्स लगाए हैं और उन्हें हाईलाइट करना चाहिए अपने रिपोर्ट के अंदर एज वेल एज अपने वर्किंग पेपर्स के अंदर। ऐसा एक एग्जांपल और दिया है, जब ये न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होते हैं ना, इनके सर्कुलेशन के फिगर्स काउंटिंग करने के लिए एक सेपरेट ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन होता है। अब उनके हिसाब से हमको ऑडिटिंग करना पड़ेगा कि भाई उनके फिगर्स वगैरह जो सर्कुलेशन के आ रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है। इसके लिए उनके इंटरनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, हमें ऑडिट भी उनके हिसाब से करना होगा। तो शायद हम एसेस वगैरह से कभी कभी क्या कर सकते हैं, डिपार्ट कर सकते हैं। अलाउड है, बट अपने रिपोर्ट में क्लियरली हाईलाइट कीजिए कि हमने क्यों डिपार्ट किया है। नहीं रिपोर्ट करना गलत माना जाएगा, डिपार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। इस क्लॉज नंबर 9 क्लियर टू यू? इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, 5, 6, 7, 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 10 में। 10 एक इंटरेस्टिंग सा क्लॉज है, सिंपल सा क्लॉज है। यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका क्लाइंट आपको किसी पर्पस के लिए पैसा देता है, ये आपकी फीस नहीं है। लेट्स से टैक्स पेमेंट्स वगैरह करने होंगे, कुछ ड्यूटीज पे करने होंगे, कुछ खर्चे इनकर करने होंगे, इसके लिए क्लाइंट अपना पैसा आपको दे रहा है, तो नॉर्मली हमने पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। हालांकि इसमें क्लैरिफिकेशन दिया, कभी कभी शॉर्ट टर्म में यूज आने वाला पैसा है, स्टैंप पेपर वगैरह खरीदना होगा जो इमीडिएटली 2-4 दिन 5-7 दिन में यूज आने वाला है, वो पैसा आपके खुद के पर्सनल अकाउंट में आया तो चल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली काउंसिल का रिकमेंडेशन है उसे सेपरेट अकाउंट में रखना चाहिए। आप अगर वो सेपरेट अकाउंट में नहीं रखते हो, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। या सर उसका पैसे का इस्तेमाल गलत पर्पस के लिए करते हो, तब तो ऑब्वियसली गिल्टी पाए जाओगे। सो अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू फेल टू कीप मनी ऑफ योर क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन। जो फीस रेम्यूनरेशन है उसका कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने क्लाइंट ने आपको दिया है उसके बिहाफ पे आपने खर्च करना है, उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखना चाहिए। या उस
मनी को आप फेल करते हो टू यूज फॉर द पर्पस जिसके लिए उन्होंने दिया था। उन्होंने लेट्स से टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको पैसा दिया, आपने वो स्टॉक मार्केट में डाल दिया क्योंकि आपको लगा आज एक स्टॉक लोअर सर्किट हिट हुआ है, कल फिर नया न्यूज आएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि जी में बदलते रहती है चीजें, पेटीएम में बदलती रहती है आज की तारीख में। तो आप क्लाइंट के पैसे का इस्तेमाल उनके पर्पस के लिए कीजिए, किसी और पर्पस के लिए मत कीजिए, एंड उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखिए। हालांकि काउंसिल ने क्लैरिफिकेशन दिया है इन दिस कनेक्शन, काउंसिल हैज अंडरस्टूड दैट देयर कैन बी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो देखो क्या बोलता है, अगर आपको फीस के अगेंस्ट एडवांस मिला है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा भाई, सिंपल चीज हम मानेंगे, वो आपका फीस ही है तो आपके अकाउंट में हो सकता है। सर इफ द मनी इज रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, जैसे कि कोई आपको स्टैम्प पेपर वगैरह खरीदना होगा, मतलब इसको स्पेंड करने वाले थे अब रीजनेबली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा तो चल जाएगा। नंबर बी को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। कोई ऐसा खर्चा है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होने वाला है, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा चल जाएगा। बट अगर ये खर्चा शायद आप शॉर्ट पीरियड में नहीं करने वाले थे, इसको कंपेरेटिवली कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए रखने वाले थे, तो वो पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? सर कभी कभी आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रस्टी जैसे एक्ट करेंगे, लिक्विडेटर जैसे एक्ट करेंगे, तो जो पैसा आएगा वो हमेशा सेपरेट अकाउंट में ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी केप्ट इन योर पर्सनल बैंक अकाउंट। वेरी गुड, दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, ऑल 10 क्लॉजेस। काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। आई ट्राई टू एंश्योर हर एक ऑलमोस्ट सिनेरियो भी आपको समझ में आ जाए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करें आपको कम से कम तकलीफ आएगी। कुछ नहीं, एक पार्ट 2 बाकी है जो खत्म करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू, दैट इज 4 क्लॉजेस इन पार्ट 2। पहली चीज, सेकेंड शेड्यूल का जो पार्ट 2 है वो सीएन सर्विस के लिए नहीं है, वो ऑल सीएस मतलब ऑल मेंबर्स के लिए है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेंबर्स। देखिए सबसे पहले प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बट इट इज इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, इसलिए लैंग्वेज क्या बदल जाएगा? देखो, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, सुनिए पहला जो क्लॉज है सबसे खतरनाक क्लॉज है। अगर क्वेश्चन में सिचुएशन आ जाए जहां आपको मालूम है गलती तो है और समझ नहीं आ रहा किधर फिट होगी, जनरली वो इधर फिट होती है। ये क्लॉज क्या बोलता है सुनिएगा। हमने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बनाया है उसके अंदर जो रेगुलेशंस बनाए हैं, काउंसिल की जो गाइडलाइंस बनाई हैं, ये सब आपने फॉलो करनी चाहिए। कोई भी आप अगर फॉलो नहीं करते हो, नॉन कंप्लायंस करते हो, you contravene with any of the provision of this act, any of the regulation, any of the council guidelines, you can be held guilty of professional misconduct under second schedule part 2 clause number 1। ध्यान से रखना, कुछ भी अगर लगता है नॉन कंप्लायंस है पर समझ नहीं आ रहा है स्पेसिफिक क्लॉज में फिट होगा, तो मान के चलिए ये एक वो आखिरी जनरल क्लॉज है, किधर भी अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया किधर भी फिट नहीं होता है, इधर जरूर फिट होगा। देखिए, इफ यू contravene with any of the provision of this act or regulations made thereunder or any guidelines issued by the council, तो उस केस में you will be guilty under second schedule part 2 clause number 1। एक रेफरेंस के लिए इन्होंने रेगुलेशंस के एग्जांपल्स दिए हैं कि आप जब आर्टिकल क्लर्क को हायर करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, टर्मिनेशन करते हैं, आप आर्टिकल असिस्टेंट आपके अगेंस्ट कंप्लेन करता है, सब अलग अलग रेगुलेशंस है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, टेबल बना के दिया है। किसी का भी अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन किया, नॉन कंप्लायंस किया, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1 मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये इन योर पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे आ जाइए, अब पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 2। अब सुनिए मेरा बात, ये ना एक्चुअली में सीएन सर्विस के लिए है। इसके लिए सीएन सर्विस, ढंग से पढ़ना। बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ एनी कंपनी मतलब है ऑल मेंबर्स के लिए, बट मेंबर जो एक कंपनी का एम्प्लॉई है या एक फर्म का एम्प्लॉई है या एक पर्सन के अंडर काम करता है और आप डिस्क्लोज करते हो, मार्क द वर्ड, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने बोला था सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 1 में क्लॉज नंबर 1 में कॉन्फिडेंशियलिटी कवर होता है फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर एक्चुअली सीए हु इज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला है, अगर आप ये
गलती से भी जानबूझ के किसी न किसी को शेयर कर देते हैं तो आप गिल्टी पाए जाएंगे अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज नंबर 2। एज अ एम्प्लॉई यू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली होगी। ऑब्वियसली इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ देन देयर इज नो प्रॉब्लम। वो दोनों तो चीज एज इट इज रहेगी, बट अगर आपने फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच किया है व्हेन इट इज नॉट परमिटेड बाय क्लाइंट, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ, फिर भी अगर आपने किसी को एज अ एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके शेयर कर दिया है तो सर आप गिल्टी पाए जाएंगे। यू कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन बजाज फाइनेंस और एनी लिस्टेड कंपनी, यू आर अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, शेयर करते हो, लोग इसके बेस पे इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, भले आप एम्प्लॉई हो, आपको लगता है आप तो ऑडिटर नहीं हो, फिर भी आप गिल्टी पाए जाएंगे। इस क्लॉज नंबर 2 क्लियर टू यू। हम कहां पर है? सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 सीए इन जनरल के लिए एप्लीकेबल है। उसमें क्लॉज नंबर 1 जनरल था, एनी कॉन्ट्रावेंशन विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रेगुलेशन और गाइडलाइन यू विल बी हेल्ड गिल्टी। नंबर 2 साउंड्स लाइक सीए इन एम्प्लॉयमेंट के लिए रेलेवेंट है इफ यू आर एन एम्प्लॉयमेंट। फिर अगर आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ब्रीच करते हो तो आप गिल्टी पाए जाएंगे। अच्छा सुनो, ऐसा हो सकता है ऐसे आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो होल्डिंग अ सीओपी, ठीक है, बट आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो अंडर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने काउंसिल से स्पेसिफिक परमिशन लिया होगा, अलाउड है ना, स्पेसिफिक परमिशन लिया तो कर सकते हो, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच किया एज अ एम्प्लॉई नॉट एज अ सीए इन प्रैक्टिस, आर यू स्टिल गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस, भले ही मैं पार्ट 1 में कवर नहीं हूँ, पार्ट 2 में कवर हो सकता हूं, रिमेंबर दैट, गलती गलती होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लॉज नंबर 3 में आ जाइए, मजेदार क्लॉज है, इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा आपके फर्स्ट शेड्यूल में भी आया था वैसा ही इधर वापस आ रहा है। याद कीजिए फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या बोला था, अगर इंस्टीट्यूट ने या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने, डिसिप्लिनरी कमिटी ने या कोई भी काउंसिल ने, मेंबर्स ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगा, अगर आप इंफॉर्मेशन ना दो तो आप गिल्टी थे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। इस बार अगर आपने इंफॉर्मेशन दिया बट जानबूझ के क्या दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो यू आर गिल्टी अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज नंबर 3। देखिए, इट इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और रिटर्न जो आपने सबमिट किया है इंस्टीट्यूट को, काउंसिल को या किसी कमिटी को, एंड सर आपने इंफॉर्मेशन भर के दिया है जानबूझ के, जो कि क्या है, फॉल्स है। अगर मैं इंफॉर्मेशन नहीं देता, मतलब ऐसा पता है कि क्या लगता है, इंफॉर्मेशन नहीं देना थोड़ा कम पाप है, जानबूझे गलत इंफॉर्मेशन देना ज्यादा बड़ा पाप है, वो सेकंड शेड्यूल में कवर होता है। इंफॉर्मेशन नहीं देना इज बेटर देन गिविंग अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दैट विल बी कवर्ड इन सेकंड शेड्यूल। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? नीचे 1-2 एग्जांपल पढ़िएगा जरा, देखो। वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर 2 and 3 अच्छे एग्जांपल्स हैं, पढ़िए। वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वाज एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म अप्लाइड फॉर एडमिशन एज एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपने फॉर्म भरा और वहां बोला यू आर अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जबकि आप एक्चुअली में क्या है, मैनेजर है, यू आर नॉट अ पार्टनर। क्या आपने इंस्टीट्यूट को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है? यस, यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एंड इस बार आप कहां गिल्टी पाए जाएंगे, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज नंबर 3 के अंदर। देखो, अ मेंबर ड्यूरिंग द हियरिंग बिफोर डिसिप्लिनरी कमिटी, ये तो अलग ही कॉन्फिडेंस है, आपने जानबूझे गलत स्टेटमेंट दिया ओथ लेते हुए while hearing of the disciplinary committee, obviously अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया है you will be held guilty। तो आप जानबूझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, you are guilty। इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो कवर्ड होते हो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। एक काम करेंगे, जाइए फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको वो क्लॉज। आ जाइए, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 1 क्या था, you are not an FCA but you represent yourself as an FCA। पार्ट 3 was for all the members। come to page number 19.53। Part 3 for all the members, you are not an FCA but you represent yourself as a FCA। क्लॉज नंबर 2 देखो क्या था, यहां पर था आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, किसको, इंस्टीट्यूट को, काउंसिल को, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, डिसिप्लिनरी कमिटी को। तो इंफॉर्मेशन नहीं देना कहां कवर होता है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2। जबकि आपने इनको अगर इन्हीं कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया होता तो कहां कवर होगा, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज नंबर 3। इज दिस क्लियर टू यू? ये डिफरेंस याद रखना, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। लेट्स गो टू द लास्ट क्लॉज। आइए, क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, जब आपने क्लाइंट के पैसे का मिसयूज किया, सीए इन प्रैक्टिस को कवर कर लिया पार्ट 1 के अंदर। अब अगर लेट्स से एज अ एम्प्लॉई
या इन जनरल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किसी भी पर्सन ने ट्रस्ट करके पैसा अगर दिया होगा, चाहे आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिया होगा, तो उस केस में अगर आपने पैसे को एम्बेजल कर लिया, गलत तरीके से यूज कर लिया, तो ऑल सीएस विल बी कवर्ड अंडर क्लॉज नंबर 4. देखो, इफ यू defalcate or embezzle money which is received in a professional capacity, it is like fraud. चोरी कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 4. एम्बेजलमेंट ऑफ मनी इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉड, ऐसे 240 में आता है. 240 का रेफरेंस है. इससे याद आया, बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया है, सर ऐसे 240 फाइनल में पहली बार इंक्लूड हुआ है, डिटेल में आया है, प्लीज पढ़ा दीजिए. डोंट वरी, कल हम पहले एथिक्स खत्म करेंगे. एथिक्स खत्म करने के बाद में आपके लिए ऐसे 240 डिटेल में कवर करेंगे विथ योर आईसीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं. घबराइए मत, आपने रिक्वेस्ट किया है, हम करेंगे, डोंट वरी. अभी गुड, ये था आपका क्लॉज नंबर 4. मतलब सर सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 में 10 क्लॉज थे, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 में 4 ही क्लॉज है. मेजर दिमाग लगाने का है क्लॉज नंबर 1 के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो आ सकता है वो क्लॉज नंबर 3 आ सकता है, क्योंकि आप यहां पे जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. वो इधर कंफ्यूजन होता है कि गलत इंफॉर्मेशन दिया तो फर्स्ट शेड्यूल में आएगा कि सेकंड शेड्यूल में आएगा. गलत इंफॉर्मेशन दिया है सेकंड शेड्यूल में आएगा, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है फर्स्ट शेड्यूल में आएगा. अभी गुड, पार्ट 3 एक बार रिवाइज कर लेते 2 मिनट के लिए, कल पढ़ाया था. अदर मिसकंडक्ट है, अगर किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको गिल्टी पाया और आपको इंप्रिजनमेंट दे दिया एक्सीडिंग 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट, तो सर उस केस में अदर मिसकंडक्ट आ जाएगा, जो कि है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 के अंदर. Technically, this marks the end of our discussion on second schedule. हमने पूरा फर्स्ट शेड्यूल कल डिस्कस किया था. It took us almost 3 hours. पहले आपको इंट्रोडक्शन भी दिया. अब अगर आप जाएंगे ना 2 मिनट के लिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एक बार रिवाइज कराए थे. आई नो आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, फिर भी 2 मिनट के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीजर वापस रिवाइज कर लेते हैं. आई बिलीव यू विल फील मोर कंफर्टेबल. 19.19 पे आ जाओ. अब आप खुद रिवाइज करो, मैं बस बोलूंगा. अगर एक कंप्लेन आता है अगेंस्ट अ मेंबर, किधर आएगा? डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास में. प्राइमा फेसियो कंप्लेन गो थ्रू करता है, उसे लग रहा है गिल्टी है, तो वो सोचेगा ना फर्स्ट शेड्यूल के मैटर में आ रहा है या सेकंड शेड्यूल के मैटर में आ रहा है. अगर फर्स्ट शेड्यूल के मैटर में आ रहा है तो किधर चले जाएगा? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में. सेकंड शेड्यूल रिलेटेड है या बोथ शेड्यूल रिलेटेड है तो किधर चले जाएगा? डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में. अब ऑब्वियसली उनको पावर दिया है रिप्रिमांड करने का, 3 महीने के लिए मेंबरशिप से रिमूव करने का, या 1 लाख का फाइन लगाने का. इधर परमानेंट मेंबरशिप जा सकता है एंड फाइन 5 लाख तक का आ सकता है. प्राइमा फेसिया उनको लगता है कि भाई गिल्टी नहीं है, तो भी बचने वाला नहीं हो, पहले ही किसके पास जाएगा? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा. वो भी बोलते हैं हाँ भाई गिल्टी नहीं है, तो मैटर क्लोज हो जाएगा. उनको लगता है नहीं गिल्टी हो सकता है, तो वो डिसिप्लिन डायरेक्टर को बोलेंगे थोड़ा इंक्वायरी करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो. फर्स्ट शेड्यूल रिलेटेड है तो हम कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड शेड्यूल या बोथ रिलेटेड है तो डिसिप्लिन कमेटी के पास जाना पड़ेगा. अब आपको डिसिप्लिन प्रोसीजर पूरा और समझ में आया होगा. अब आपके केस ऑर्डर पास कर दिया है, आपको अपील करना है, तो 90 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो. किसके पास में? अपील अथॉरिटी के पास में. उनको पूरा पावर दिया है, वो सर उसको सेट असाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन सेकेंड शेड्यूल. तो बच्चों ऐसे हमारा फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल दोनों खत्म होता है. अब देखिए, मैंने पूरा ट्राई किया. वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स ओनली ऑन फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल. डिटेल में कवरेज किया है. मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर आप सिंसियरली लेक्चर देख रहे हो तो कल हम इन दोनों शेड्यूल से रिलेटेड कुछ खतरनाक बढ़िया वाले क्वेश्चंस ढूंढेंगे और वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको या तो कॉन्फिडेंस आएगा या ये रियलिटी चेक हो जाएगा कि भाई थोड़ा मेरे को पढ़ के मेहनत करनी पड़ेगी. मैं जानबूझ के कॉम्बिनेशन लूंगा, सम सिंपल क्वेश्चंस एंड सम चैलेंजिंग वंस. विल ट्राई टू कवर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाए. ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है एंड फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल का वेटेज सबसे ज्यादा है उसके अंदर, इसीलिए मैं चाहता हूं थोड़े हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें. उसके बाद में कल हम थोड़े से इंपॉर्टेंट काउंसिल के गाइडलाइंस, कुछ सेक्शंस लाइक आपका डीम्ड सीएन प्रैक्टिस वाला सेक्शन वगैरह हो गया जो मेरे को लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. वैसे एट अ फाइनल लेवल इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह आपको पता है, समझ रहे हो मेरा बात, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उनका दे देंगे एंड दैट विल मार्क द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन प्रोफेशनल एथिक्स टुमारो. वन मोर थिंग गाइज, आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू. आप लोग बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस एंड कमेंट्स कर रहे हैं. आई एम रियली ग्लैड टू सी ऑल दैट. एंड see, I've been teaching auditing for last 11 years now. मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया. I worked with PwC and Deloitte before I got into teaching, and I'm really glad that now students across India
are giving a great response to actually a seasoned teacher जिसने actually में classroom teaching किया for years. I'm really thankful to you all. Keep showering your love in the same manner. Do share with your friends. We will continue our discussion tomorrow and finish professional ethics. And yes, I promise, आपने 240 बोला है, मैं 240 जरूर cover करूंगा. Thank you all. Bye bye.